हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवीज फितूर में। और हम एक्सप्लेन करते हैं आप सभी के लिए कुछ अच्छी मूवीज। आज हम लेकर आए हैं इंटरस्टेलर मूवी को। इंटरस्टेलर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मूवी है जिसमें साइंस की थ्योरी को दिखाया गया है। इस मूवी में स्पीड ऑफ टाइम, वर्म होल, ब्लैक होल, बाइनरी कोड, ग्रेविटी, इन सभी चीज़ों को समझाया गया है। इस मूवी का मेन कैरेक्टर है कूपर, जिसके चारों तरफ इस मूवी का प्लॉट घूमता है। कूपर पहले नासा में काम करता था, पर अब वो नासा में काम नहीं करता बल्कि मक्के की खेती करता है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पूरी दुनिया अब भूख से जूझ रही है और अब वैज्ञानिकों की नहीं बल्कि किसानों की जरूरत है। धरती पर 7 साल पहले गेहूं उगना बंद हो गया था और अब बाकी चीजों की पैदावार भी खत्म हो चुकी है। कूपर के 2 बच्चे हैं, मर्फ जो पढ़ाई में बहुत होशियार है और उसका साइंस में बहुत रुझान है, और बेटा टॉम जो कि पढ़ाई में एवरेज है। अब मर्फ जिस रूम में सोती है वहां पर एक बुक शेल्फ है और पता नहीं क्यों उस बुक शेल्फ से बुक बार बार नीचे गिर जाती है। मर्फ अपने पिता से कई बार बोल चुकी है कि यहाँ पर भूत है, और वो ये भी बोलती है कि मुझे लगता है कि वो भूत आप हो। बट कूपर इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करता और बोलता है कि ये सब नॉन साइंटिफिक बातें हैं। मर्फ बोलती है कि आपने ही बताया था, साइंस का मतलब उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना होता है जिन्हें हम समझ नहीं पाते। कूपर बोलता है, ठीक है, अगर तुम घोस्ट और साइंस के बीच में कनेक्शन जोड़ना चाहती हो तो उससे डरने की बजाय उन सब चीज़ों का पता लगाओ जो तुम्हारे साथ हो रहा है। एक बार सभी बेसबॉल का मैच देख रहे होते हैं, तभी सायरन बजता है और ये सायरन होता है तूफान आने का। धरती पर अब तूफान आना अब आम बात हो चुकी है और ये धूल भरे तूफान कभी भी कहीं भी आ जाते हैं। तूफान आने से मैच बंद हो जाता है और सभी मास्क लगाकर अपने घर चले जाते हैं। अब जब कूपर अपने घर पहुंचता है तो पूरा घर धूल से भरा हुआ होता है और वो देखता है मर्फ के कमरे में धूल से कुछ लाइनें बनी होती है। मर्फ बोलती है, देखा, मैंने कहा था ना कि कोई घोस्ट हमसे बात करना चाहता है। कूपर उन लाइंस को बड़े ध्यान से देखता है और मर्फ को बोलता है कि तुम आज अपने भाई टॉम के कमरे में जाकर सो जाओ। और कूपर वहीं रहकर ये समझने की कोशिश करता है कि यहाँ हो क्या रहा है। कूपर पूरी रात उस कमरे में यही समझने की कोशिश करता है कि ये लाइंस कैसे बनी और बुक्स अपने आप कैसे गिर जाती है। अब सुबह मर्फ जब अपने कमरे में आती है तो वो देखती है उसके पिता वहीं पर बैठकर उन लाइनों को देख रहे हैं। कूपर मर्फ को बताता है कि बुक घोस्ट की वजह से नहीं बल्कि ग्रेविटी की वजह से गिरती है, और वो एक सिक्का उछालते हैं जो मिट्टी से बनी लाइन के ऊपर जाकर गिरता है, पर लाइन के बीच में नहीं। कूपर मर्फ को बताता है कि ये एक कोड है जो बाइनरी कोड में भेजा गया है। बाइनरी कोड एक भाषा है जो कंप्यूटर और बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कोडिंग लैंग्वेज होती है, जिसमें 1 और 0 के इस्तेमाल होता है। कूपर समझ जाता है कि धूल से बनी मोटी लाइन का मतलब 1 और पतली लाइन का मतलब 0 है, और अब कूपर इस मैसेज को डिकोड करता है और डिकोड करने के बाद उसे एक लोकेशन का पता चलता है। वो और मर्फ उस जगह पर पहुंच जाते हैं। अब जब कूपर अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसे वहां की सिक्योरिटी पकड़ लेती है और अगले सीन में दिखाया जाता है कि कूपर से एक रोबोट पूछताछ कर रहा है। तभी वहां पर एक लड़की आती है। ये एक साइंटिस्ट है और इसका नाम एमिली है, और वो कूपर को अपने साथ एक रूम में ले जाती है। वहां पर कुछ लोग बैठे होते हैं और कूपर की बेटी भी वहीं पर होती है। एमिली के पिता ब्रायन भी वहीं पर होते हैं। कूपर नासा में काम कर चुका है तो इसलिए वो प्रोफेसर ब्रायन को पहले से ही जानता है। अब वो सब लोग ये जानना चाहते हैं कि कूपर वहां के बारे में कैसे जानता है, क्योंकि ये बहुत ही सीक्रेट जगह होती है और इस जगह के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। कूपर बोलता है कि जिस तरीके से मुझे इस जगह के बारे में पता चला है ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, पर कुछ साइंटिफिक भी नहीं लगता। तभी मर्फ बोलती है कि हमें यहाँ के बारे में ग्रेविटी की वजह से पता चला है। वहां पर बैठा एक आदमी पूछता है कि हमें साफ साफ बताओ कि तुम यहाँ तक पहुंचे कैसे। कूपर को अब तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और उसके दिल में थोड़ा बहुत डर भी होता है, तो वो उन सभी लोगों को बोलता है कि आप लोगों को पहले हमसे वादा करना होगा कि आप मुझे और मेरी बेटी को यहाँ से आराम से जाने दोगे। अब ब्रायन हंसते हैं और बोलते हैं कि तुमको हमारे काम के बारे में नहीं पता। हालांकि कूपर और ब्रायन नासा में साथ काम कर चुके हैं, पर कूपर के मुताबिक नासा ऑर्गेनाइजेशन और इस दुनिया के जो भी साइंस के प्रोजेक्ट थे वो आज से 10 साल पहले बंद हो चुके हैं। प्रोफेसर ब्रायन बोलते हैं कि नासा ऑर्गेनाइजेशन आज भी चलती है, पर दुनिया के लिए खत्म हो चुकी है क्योंकि पूरी दुनिया भूख से परेशान है, और अगर लोगों को पता चलेगा कि नासा अभी भी स्पेस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है तो लोग इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सभी प्रोजेक्ट बहुत ही खर्चीले होते हैं। प्रोफेसर ब्रायन कूपर को बताते हैं कि धरती अब धीरे धीरे खत्म हो रही है और हम बहुत सारी फसल को पहले ही खो चुके हैं, और बची कुची जो फसलें हैं वो अब कुछ सालों में खत्म हो जाएगी और धरती के वातावरण में बदलाव आएगा और धरती से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। कूपर पूछता है कि अर्थ को बचाने का कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तरकीब होगी।
प्रोफेसर ब्रैंड बोलते हैं, कूपर हमें अर्थ को बचाना नहीं है बल्कि अब इसे छोड़कर जाना होगा। प्रोफेसर ब्रैंड कूपर को बताते हैं कि अंतरिक्ष में एक एंड्योरेंस नाम का नासा का स्पेसशिप है और हमारे पास अभी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स है जिनसे हम वहां तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद वे कूपर को यह भी बताते हैं कि सैटर्न ग्रह के नज़दीक आज से लगभग 48 साल पहले अपने आप एक वर्म होल खुल गया था, जिसके थ्रू हम दूसरी गैलेक्सी में कम से कम समय में जा सकते हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, जिसमें करोड़ों खरबों तारे हैं, अनगिनत ग्रह है। इसी तरह यूनिवर्स में अनगिनत गैलेक्सी है, पर इंसान को वहां तक पहुंचने में लाखों साल लग जाएंगे। अब वर्म होल होता क्या है? वर्म होल के थ्रू हम एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में बहुत ही कम समय में पहुंच जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि वर्म होल के थ्रू हम टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं। प्रोफेसर ब्रैंड कहते हैं कि कोई एडवांस सभ्यता इंसान की मदद करने की कोशिश कर रही है। वो कूपर को बताते हैं कि हम पहले ही 13 एस्ट्रोनॉट्स को वर्म होल के थ्रू दूसरी गैलेक्सीज में भेज चुके हैं और उन्हें वहां ऐसे ग्रह को ढूंढना है जो इंसान के रहने के लायक पर्याप्त हो और ज़्यादा दूर ना हो। उन सब के पास एक रोबोट है। जब उन्हें एक ऐसा ग्रह मिल जाएगा जहां पर इंसान रह सकता है तो वो उस रोबोट को ऑन कर देंगे और फिर हमें यहाँ पर उसका सिग्नल मिल जाएगा। अब जो 13 एस्ट्रोनॉट्स गए थे उनमें से उन्हें 3 का सिग्नल मिल चुका है, इसलिए अब एक टीम बनाई जा रही है और 3 प्लैनेट्स पर उन्हें भेजा जाएगा। और अगर उन 3 में से कोई सा प्लैनेट ऐसा ग्रह है जहां पर इंसान आराम से रह सकता है तो उसके बाद प्रोफेसर ब्रैंड के पास 2 प्लान्स है। प्लान नंबर 1, प्रोफेसर ब्रैंड ग्रेविटी को समझने और उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर उन्हें कामयाबी मिल जाती है तो एक स्पेस स्टेशन के जरिए संपूर्ण मानव जाति को उस ग्रह पर भेज देंगे जहां रहने लायक है। और उसके लिए उन्होंने एक स्पेस स्टेशन भी बनाया हुआ है और वो स्पेस स्टेशन वही है जहां कूपर और प्रोफेसर ब्रैंड खड़े हुए हैं। दरअसल ये कोई बिल्डिंग नहीं है बल्कि आप इसे एक अंतरिक्षयान कह सकते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े अंतरिक्षयान को अंतरिक्ष में भेजे कैसे? इसके लिए वो ग्रेविटी को कंट्रोल करने के लिए फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। अर्थ पर कुछ देर के लिए अगर ग्रेविटी को ऑफ कर दिया जाए तो इस विशाल यान को अंतरिक्ष में आराम से भेजा जा सकता है, क्योंकि ग्रेविटी के बिना स्पेस स्टेशन अपने आप ही हवा में तैरने लगेगा और इसके बाद इसे सिर्फ दिशा दिखाने की जरूरत होगी और इसी तरह अर्थ के लोगों को बचाया जा सकता है। और अब आता है प्लान नंबर 2। अगर प्लान नंबर 1 पूरा नहीं हो पाता है और ऐसा प्लेनेट ढूंढने में काफ़ी वक्त लग जाता है जहां पर इंसान रह सकता है, तो इंसान अपने साथ 5000 इंसानी डीएनए ले जाएगा और उन इंसानी डीएनए के जरिए न्यू लोगों को पैदा किया जा सकता है और इंसान की प्रजातियों को बचाया जा सकता है। पर यह तय है कि धरती की लाइफ अब ज़्यादा नहीं है और आने वाले समय में यहाँ के सारे लोग मारे जाएंगे। अब प्रोफेसर ब्रैंड कूपर को बोलते हैं कि तुम भी इस मिशन में शामिल हो जाओ क्योंकि हमें एक पायलट की ज़रूरत है और तुम एक पायलट हो। कूपर इसके लिए मान जाता है क्योंकि ये दुनिया को बचाने की बात है, लेकिन इस बात से उसकी बेटी मर्व बहुत नाराज होती है। वो नहीं चाहती कि उसके पिता किसी ऐसे मिशन पर जाए जहाँ पर जान का खतरा हो और जहाँ से आने का कुछ पता ही ना हो। मिशन पर जाने से पहले कूपर मर्फ के रूम में आता है और वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। मर्फ उससे बहुत नाराज होती है और वो बोलती है, मेरे रूम में जो कुछ भी हो रहा था मैंने उस मैसेज को डिकोड कर लिया है और उसका मतलब है स्टे, यानी कि मत जाओ। लेकिन कूपर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और जाने से पहले उसे एक घड़ी देकर जाता है और बोलता है इसकी दूसरी जोड़ी मेरे पास रहेगी, लेकिन ये दोनों घड़ियां हम दोनों के लिए अलग अलग तरह से काम करेगी। और कूपर ये बात इसलिए बोलता है क्योंकि अंतरिक्ष में जहां पर वो जा रहा है वहां पर वक्त की रफ्तार बहुत ही कम होगी और अर्थ पर वक्त की रफ्तार ज्यादा होगी। कूपर बोलता है कि शायद जब मैं वापस लौटूं तुम मेरी एज की हो जाओ और मेरी एज लगभग इतनी ही रहे जितनी की अब है। अब कूपर वहां के लिए निकल जाता है और सभी की आंखों में आंसू होते हैं। अब कूपर की पूरी टीम वर्म होल से होते हुए दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाते हैं और वो उस ब्लैक होल के पास पहुंच जाते हैं जहां पर वो तीनों ग्रह है और जो 3 ग्रह जहां से इन्हें सिग्नल मिल रहे थे वो इस ब्लैक होल का चक्कर उसी तरह से लगाते हैं जिस तरह से अर्थ सन का चक्कर लगाती है। अब उनके स्पेसशिप का सबसे नजदीक जो प्लेनेट है उसका नाम है मिलर्स प्लेनेट, तो उनकी टीम डिसाइड करती है सबसे पहले हम इसी प्लेनेट पर जाएंगे। लेकिन ये वाला प्लेनेट ब्लैक होल के सबसे नजदीक होता है, तो इसलिए यहाँ पर बिताया हुआ 1 घंटा अर्थ के 7 साल के बराबर होगा।
अब ब्लैक होल जो है वो यूनिवर्स में होते हैं और ये इतने खतरनाक होते हैं कि इनके रेंज में कुछ भी आ जाए तो ये उसे अपने अंदर निगल जाते हैं। यहाँ तक कि अगर सूरज भी इनकी रेंज में आ गया तो ये उसे भी निगल जाएंगे। अब ये मिलर्स प्लेनेट पर जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन उनका एक साथी रोमली बोलता है कि मैं यहीं पर रुकूंगा और ब्लैक होल को ऑब्जर्व करूंगा और उसकी इक्वेशन को समझने की कोशिश करूंगा। बाकी के 3 लोग मिलर्स प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच जाने पर वो देखते हैं कि यहाँ पूरे प्लेनेट पर 1 से 2 फीट का पानी होता है और कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर जिंदगी संभव ही नहीं है। और मिलर जिसने उस प्लेनेट पर लैंड किया था वहां पर उसके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स का सिर्फ मलबा होता है। अब अमीलिया उस तरफ जाने लगती है जिस तरफ से उसको सिग्नल मिल रहा था। तभी कूपर पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। वो बोलती है कि पहाड़ों की तरफ, और वो उस तरफ जाने लगती है। लेकिन कूपर जब ध्यान से देखता है तो वो पहाड़ नहीं बल्कि लहर होती है जो बादलों को छू रही होती है। और इससे प्लेनेट के इतनी ऊंची लहरें इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होता है और इसलिए पानी को इतने ऊपर तक उठा देती है। अब वो अमीलिया को बताता है कि वो पानी की लहरें हैं, जल्दी वापस आओ। लेकिन अब तक अमीलिया वहाँ पर फंस जाती है। लेकिन रोबोट जो होता है वो उसे बचा लेता है और वो उसे अंदर ले आता है। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में उनके एक साथी की मृत्यु हो जाती है क्योंकि वो बाहर ही छूट जाता है और उनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के इंजन में पानी भर जाता है और वो स्टार्ट नहीं होता। और वो स्टार्ट तभी होगा जब इंजन से पानी निकलेगा और उन्हें उस प्लेनेट से निकलने में 3 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं। और जब वे अपने स्पेसशिप में आते हैं जो अंतरिक्ष में था जिसका नाम एंड्योरेंस है, तो वहाँ पर आने के बाद वो देखते हैं जो उनका साथी वहीं पर छूट गया था वो लगभग अब बूढ़ा हो चुका है। वो बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम अब वापस आओगे। कूपर बोलता है कि हमें कितने साल हो गए हैं। वो बोलता है 23 साल 4 महीने और 8 दिन। इसके बाद वो बताता है कि आप लोगों के लिए घर से मैसेज आए हैं, उन्हें देख लो। पर जब कूपर जाता है तो वहाँ उसके लिए वीडियो मैसेज होता है। एक मैसेज में उसका बेटा बताता है कि दादाजी मतलब कूपर के पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। और वो ये भी बताता है कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरे बच्चे भी है। कूपर हालांकि उसी उम्र का है लेकिन अब वो दादा बन चुका है। पर इतने साल बीत जाने के बाद भी मर्फ ने अपने पिता के लिए सिर्फ एक ही मैसेज रिकॉर्ड किया है क्योंकि वो उनसे नाराज थी। और वो उस मैसेज को उस दिन रिकॉर्ड करती है जिस दिन उसका जन्मदिन होता है, क्योंकि कूपर ने उससे कहा था कि मैं शायद तब वापस लौटूं जब तुम मेरी उम्र की हो जाओ। और वो आज उसकी उम्र की हो चुकी है जिस उम्र में कूपर धरती से निकला था। और इसी के लिए मर्फ इस मैसेज को अपने पिता के लिए रिकॉर्ड करती है। यहाँ पर यह भी पता चलता है कि अब मर्फ साइंटिस्ट बन चुकी है और वो प्रोफेसर ब्रैन के साथ नासा में काम करती है। के बाद ऊपर ये दिखाते हैं कि ये तीनों जो बचे हुए हैं ये डिसाइड कर रहे हैं कि 2 बचे हुए प्लेनेट में से उन्हें किस प्लेनेट पर जाना चाहिए। कूपर और रोमाली बोलते हैं कि हमें मैन के प्लेनेट पर जाना चाहिए क्योंकि वो प्लेनेट उनके स्पेसशिप के पास में है। लेकिन अमीलिया बोलती है हमें एडमिन के प्लेनेट पर जाना चाहिए क्योंकि उस प्लेनेट से जो डेटा आया है वो ज़्यादा प्रोमिजिंग है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो चाहती है वो उस प्लेनेट पर जाए। और उसकी ये एक वजह ये भी होती है कि वो एडमिन से प्यार करती है। यहाँ पर अब प्रॉब्लम ये भी होती है कि इनके पास ज़्यादा फ्यूल नहीं बचा होता, वे दोनों प्लेनेट पर विजिट नहीं कर सकते। इसलिए वे डिसाइड करते हैं कि हम लोग मैन के प्लेनेट पर जाएंगे। ये लोग मैन के प्लेनेट पर पहुँच जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि मैन स्लीपिंग चैम्बर में सोया हुआ होता है और वे उसे स्लीपिंग चैम्बर से उठाते हैं। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। और अगर आपको अच्छी मूवीज एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसका सेकंड पार्ट हम कुछ ही देर में अपलोड कर देंगे, तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर देखें।